नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हॉट टॉपिक विद हेमंत खत्री। कंट्रोल रूम ले आइए, हेमंत जी को फटाफट स्क्रीन पर लाइए। स्वागत है हेमंत भाई आपका। अमित शाह आपको याद है, लोकसभा चुनाव के नतीजे आने से पहले मार्केट पर ज्ञान दे रहे थे कि भारतीय कैसे पैसा बना सकते। ये वक्त बड़ा सही है, शेयर मार्केट में पैसा डाल दीजिए, पैसे आपके डबल हो जाएंगे, ट्रिपल हो जाएंगे, आप माला माल हो। इजराइल और ईरान के बीच युद्ध का और जो ईरान पर हमला हुआ उसका भारत पर क्या असर हो रहा है, इस बारे में चारों तरफ सन्नाटा है। कुछ गोदी ट्रंप ट्रंप करने में लगे हुए हैं और बाकी मोदी जी की वो विदेश नीति नीति जो है अदृश्य वाली, उसकी तारीफ में लगे। किसी को भारत की परवाह नहीं है। एक झटके में आप कल्पना कीजिए, जब हम लोग ये डिबेट कर रहे हैं, इससे कुछ वक्त पहले 15 मिनट का टाइम, मतलब मार्केट खुला 15 मिनट, 15 मिनट मात्र, जब तक आदमी ब्रश वगैरह करता है उतने में 3 लाख करोड़ रुपए डूब गए। ये अमाउंट छोटा मोटा नहीं है, 3 लाख करोड़। और मैं बार बार कहता हूं कि शेयर मार्केट में जो अब पैसा डूबता है वो 90s और वो दौर सब भूलिए। अब पैसा डूबता है तो वो लोअर मिडिल क्लास का होता है, मिडिल क्लास का होता है, मैक्सिमम पैसा। क्योंकि अब शेयर मार्केट में जो अवेयरनेस है, मैं तो मेरे जानने वाले दर्जनों हैं जो घर में बैठ करके बेचारे दिन भर इसी से ट्रेडिंग कर करके इधर का उधर, उधर का उधर करके घर चलाते हैं। तो ये हालत है, 3 लाख करोड़ रुपए 15 मिनट में डूबे हैं। सीधा मैं खबर दिखाऊं और आपसे सवाल पर आऊं। लाइए खबर दिखाइए जरा फटाफट। देखिए, 15 मिनट में निवेशकों को 3 लाख करोड़ रुपए का नुकसान, मार्केट टूटने के 4 कारण। अगला दिखा दीजिए, अगला। ईरान इजराइल वॉर के बीच खुलते ही धड़ाम हुआ शेयर बाजार, निवेशकों के डूबे 3 लाख करोड़। 700 अंक से ज्यादा टूटा है शेयर मार्केट, 700 अंक। ये पहला कारोबारी दिन था हफ्ते का, सोमवार आज। शनिवार रविवार 2 दिन बंद रहता है शेयर मार्केट। आज कारोबारी दिन था, इस सप्ताह का पहला दिन, और पहले दिन ही लंका लग गई पूरे शेयर मार्केट की। हेमंत भाई, कहाँ है मोदी, कहाँ है शेयर मार्केट के ज्ञानी जो है शाह, और कहाँ है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण? मैं इसलिए इस बात को लिखा हूं बाकायदे थंबनेल में, उसकी वजह है। मोदी जी, आपको याद होगा अपने इंटरव्यू में मोदी जी ने शेयर मार्केट पर खूब ज्ञान दिया है। मुझे कई बार डाउट होता है कि हर्षद मेहता ज्यादा जानता है कि ये ज्यादा जानते हैं। खूब ज्ञान दिया है। निर्मला सीतारमण देश की फाइनेंस मिनिस्टर है और भारत में विकास का प्रतीक शेयर मार्केट को माना गया पिछले काफी वक्त में, खासकर मोदी जी के 11 साल में। शेयर ऊपर जा रहा है मतलब इज्जत ऊपर जा रही है। तो इज्जत आज जो है वो बंकर बस्टर बम जितना गड्ढा किया है, उससे ज्यादा गड्ढे में तो इज्जत आपकी चली गई 15 मिनट। तो कहाँ है सब देश के लोगों का पैसा डूब रहा, कहाँ है हेमंत भाई? आशीष जी नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, जो शेयर मार्केट है ये बड़ी डायनेमिक चीज है। और जो आज गिरावट हुई है, ईमानदारी की अगर आप बात करोगे तो जो उम्मीद मैं कर रहा था परसों का जिस तरह घटनाक्रम था, और अभी रशिया और चाइना का पूरा रुख खुल के सामने आना है। अभी पूरा रुख उन्होंने खुल के सामने नहीं आया, केवल नॉर्थ कोरिया का है जो कि बड़ा महत्वपूर्ण नहीं। तो मुझे तो ये उम्मीद थी कि मार्केट कम से कम 1.5 से 2% तक ऊपर गिरेगी। लेकिन आज सुबह जब मार्केट खुली तो करीब करीब 900 पॉइंट तक नीचे गिरी, आपने जैसे बयान किया। और जो रुपया है वो फिर 17 पैसे कमजोर हो गया डॉलर के मुकाबले। तो निर्मला जी ने एक बड़ी अच्छी बात की थी, आप भूल जाते हो। आपकी समस्या ये है कि आप निर्मला जी जो अर्थशास्त्र बताती है वो आप भूल जाते हो। वो ये कहती हैं कि रुपया कमजोर नहीं हो रहा, डॉलर मजबूत हो रहा है। तो आप अपनी जो नजरिया है प्लीज उसको पॉजिटिव रखिए, निर्मला जी के दूसरे सोचिए आप उसको। और मोदी और शाह की अगर आपने मान ली शेयर मार्केट में, तो आपका जो काम जो है वो जो 6 महीने में हो रहा है वो 6 दिन में ही हो जाएगा। क्या कह रहे थे चुनाव से पहले कि पीएसयू के सारे वो ले लीजिए, क्या बोलते हैं, शेयर्स। एलआईसी का क्या हाल किया, सारे के सारे पैसे उसके कहाँ लगवा दिए, अडानी पोर्ट्स एंड एसईजेड में। बेसिकली क्या है आशीष भाई, इस देश का भगवान मालिक है। और जो शेयर मार्केट डायनेमिक तरीके से चलती है वो अपनी गति से चल रही है। अगर टेक्निकली दर्शक बहुत बारी उसमें तकनीकी उसमें नहीं जाएंगे, लेकिन अगर ब्रॉडली आप देखेंगे जो आज मार्केट गिरी है, केवल भारत की नहीं गिरी है। भारत के साथ साथ दक्षिण कोरिया का कॉस्पी देखा होगा आपने, जापान का निक्केई देखा होगा, और हांगकांग का हैंगसेंग देखा होगा। वो सारे डाउन एशियन मार्केट्स में।
चाइना पार्टली थोड़ा सा मजबूती की तरफ है, बाकी सारी मार्केट एशिया की कमजोर है। एक बात। दूसरी बात, जो आज जो शेयर मार्केट गिरी है उसको देखना पड़ेगा आपको। इसके तमाम कारण हैं। इसमें सबसे पहला कारण है इजराइल और ईरान के बीच में जो कुछ था, उसमें जो अमेरिका ने जिस तरीके से हस्तक्षेप किया। फिर ईरान जिस तरीके से धमकी दे रहा है कि हॉर्मुज जल डमरू मध्य बंद कर देंगे, लगातार धमकी है, और हो सकता है वो कल तक बंद हो जाए। अगला जो सबसे है कि कच्चे तेल की कीमतों में बड़ा भारी उछाल आ गया। $80 के आसपास, $79.35 इस समय जब मैं और आप बात कर रहे हैं तो वो है। और ब्रेंट क्रूड की जो कीमत है आज, वो 2% ऊपर, 2% आज के दिन सुबह सुबह। तो आप जब क्रूड ऊपर होता है तो उस सारी चीज को देख लीजिए। महंगाई बढ़ने की पूरी पूरी चांसेस, फिस्कल टारगेट मिस हो जाएंगे आपके। रुपया कमजोर, मैंने बताया आपको 17 पैसे ऑलरेडी हो गए हैं। कंपनियों की उत्पादन लागत बढ़ जाएगी, और जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो घट जाएगी, मुनाफा कम हो जाएगा। तो ये सारे का सारा डायनेमिक सिस्टम है जो चलता है शेयर मार्केट, इंटरनेशनल और नेशनल हालात के कारण। कोई घोटाले की खबर आ गई, कोई गफले की खबर आ गई, लेकिन ये तो एक ऐसी चीज आ गई कि पूरा मिडिल ईस्ट खतरे में, जिस तरीके का माहौल अमेरिका ने हस्तक्षेप कर लिया एक, और वेस्ट एशिया की भी पीस और स्टेबिलिटी जो है वो भी खतरे में। तो ये सारी चीजें बेसिकली कहीं ना कहीं उसको गवर्न कर रही है। और आपको पता है, भारत ना रूस यूक्रेन में कहीं था, ना ईरान इजराइल में कहीं है, ना अमेरिका ने क्या कर दिया इसकी अच्छाई भलाई में है। भारत जैसा था वैसा ही है, किसी चीज से ना 3 में है ना 13 में है। विश्वगुरु है, डंका बजा रहे हैं। कोई कहीं डंका बजा रहा है, कोई कहीं डंका बजा रहा है। और आज तो केवल 1% मार्केट गिरी है। आप सोचिए, इससे पहले चुनाव के बाद जिस दिन परिणाम आए थे, उस दिन लोगों का क्या हाल हुआ था, याद होगा ना आपको। 3,000 से ऊपर पॉइंट उसी दिन। और मोदी जी ने क्या कहा था कि जिस दिन रिजल्ट आएंगे उस दिन। और जब तीसरी बार मोदी जिस दिन प्रधानमंत्री 240 सीटें आई, उस दिन का आप देखिए उसमें क्या हुआ था एक दिन के अंदर। तो बेसिकली क्या है आशीष भाई, कि देश की जो फाइनेंशियल गवर्नेंस है, जब से निर्मला जी आई हैं, उनको उस बात से कोई लेना देना नहीं। वो अपना काम छोड़ करके सारा काम करते हैं। जो मोदी जी के कैबिनेट में सबसे अच्छी बात क्या है, अगर आप अपना काम करोगे तो आपको परेशानी, सीधी सी बात। तो आप अपना छोड़ करके सारा काम कीजिए। और सारे काम क्या क्या है, नंबर 1 पे मोदी जी के ट्वीट को रीट्वीट कीजिए, सबसे पहली बात। तो आपका मुख्य धर्म है, जहां भी जाए वहां मोदी जी सरकार की नीतियों का डंका बजाना है आपने। और हाँ। कोई भी ऐसा सवाल जो देश से जुड़ा हो उसका कोई जवाब नहीं देना, और कोई सवाल पूछ ले तो उसका इलाज कर देना है। केरल में देखा होगा आपने उस व्यापारी के साथ क्या हाँ, किया। हाँ, निर्मला सीतारमण इसमें एक्सपर्ट। हाँ नहीं, वो अनर्थ शास्त्री, हम्म। जो वित्त मंत्रालय में सबसे बड़ी अनर्थ शास्त्री कौन है, ये उनके पति खुद बता चुके। ये ना तो मोदी को कुछ पता है ना उनको कुछ पता है। बाकी ठीक है, चल रहा है बढ़िया, कोई समस्या नहीं है। कंप्लीटली ब्यूरोक्रेसी, जैसे मोदी जी कहते हैं वैसे चीजों को ट्विस्ट कर लेती है, और उसी के हिसाब से हमारी अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र सारा चल रहा है। उसमें लॉजिक कहीं नहीं है, उसमें कहीं इंटरनेशनल स्टैंडिंग आपकी कहीं नहीं है, आपकी कोई पॉलिसीगत कोई चीजें हो उसमें इंटरवेंशन कोई नहीं है। जैसा है जो मर्जी आए मार्केट में, उस हिसाब से गति चलती है। और वही लगातार इस सरकार का पिछले 11 साल का है। लेकिन यूज टू हो गए लोग, दुनिया में डंका बज रहा है, इतना बहुत है वक्तों के लिए, उसके अलावा कुछ नहीं, लेकिन एक बात जो कहा आपने, भगवान भरोसे है। भारत में भगवान ने भी हाथ हटा लिया, ये मानिए आप। क्योंकि भगवान, आपने गीता पढ़ा होगा, भगवान भी कहते हैं कि भाई कर्म करोगे तो कर्म के साथ फिर हम भी उसमें कुछ अपना योगदान करेंगे। लेकिन अब अपना काम छोड़ के सब दूसरे कर रहे हैं, भगवान भी कंफ्यूज है, हाथ हटा चुके हैं। नहीं। एक सवाल इसमें, जब शेयर मार्केट पे हम हैं, जितने मार्केट आपने गिनाई, चाहे निकेई हो, जापान हो, कोरिया, मतलब जापान का वो हो, कोरिया है, हांगकांग है, ये सारे, भारत, ये आज की तारीख में ट्रंप के पिछलग्गू जितने स्टेब्लिश हैं। कुछ के तो जापान अमेरिका का संबंध पुराना है, कोरिया अमेरिका का पुराना है, इसमें कोई नहीं कि आज की तारीख में हम नई चीजें है कि अभी अभी पिछलग्गू बने हैं। जापान और कोरिया, इन दोनों का पुराना संबंध है। भारत अभी नई नई भर्ती हुई है, अभी पिछली भर्ती जब अग्निवीर शुरू किया था मोदी जी ने, उसके बाद भर्ती हुई है। तो ये सारे मार्केट वो डाउन है, देखिए चीन वाला मार्केट, चीन की मार्केट में से नहीं डाउन है। ये सारे वो मार्केट डाउन है जो अमेरिका के पिछलग्गू हैं आज की तारीख में, वो डाउन है। इसके क्या मायने हैं, इससे क्या संकेत है? आशीष भाई, अगर आज आप मार्केट्स देखेंगे तो अपनी, जैसे मान लीजिए अपनी स्पेसिफिक मार्केट की बात कीजिए। जब भी कहीं दुनिया में युद्ध की स्थिति होती है या टेंशन की स्थिति होती है और वार की एस्केलेशन होती है, तो उसमें डिफेंस सेक्टर की जो चीजें हैं, डिफेंस सेक्टर की जो कंपनियां हैं, उनके वो बढ़ जाते हैं शेयर। तो आज इंडिया में देखेंगे केवल एक ही सेक्टर ऐसा है
जिसमें डिफेंस सेक्टर थोड़ा सा ऊपर है, थोड़ा सा मार्जिनली ऊपर है। उसके अलावा आप जितने भी सेक्टर्स हैं, वो टेक्नोलॉजी हो, फार्मा हो, ऑटो हो, रियल एस्टेट हो, हर एक में सब में नीचे हूं। चाइना में क्या है कि चाइना एक तो बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है, दुनिया की फैक्ट्री हो एक। और जब भी कहीं कोई तनाव पैदा होगा, खासतौर पे इस स्केल का, ईरान और जिसमें इसराइल का जो चल रहा है, तो वहां पर मार्केट में एक सेंटीमेंट ये रहता है कि हमारे तो वेपन्स और ज्यादा बिकेंगे, क्योंकि वो प्रोड्यूसर है। तो मास लेवल पे जो प्रोडक्शन करेगा, और इस तरह की जो स्थिति है, टेंशन की स्थिति, वार की स्थिति, उसमें कहीं ना कहीं उसकी मार्केट ज्यादा बढ़ती है उस सारे खेल के अंदर। अमेरिका का देखेंगे तो आप उल्टा होगा, आज रात को देखेंगे अमेरिका जब शाम को खुलेंगे मार्केट, तो अमेरिका की मार्केट आपको सर्टेनली डाउन मिलेगी। डूजोन्स फ्यूचर सुबह 200 पॉइंट्स नीचे था फ्यूचर्स। उसका कारण यही था कि अमेरिका के अंदर बड़ा जबरदस्त विरोध हो रहा है ट्रंप के इस युद्ध में कूदने का, और जिस तरीके से उन्होंने ईरान पर हस्तक्षेप किया, और अब वो तमाम चीजें प्रवचन करते फिर रहे सब जगह। तो बेसिकली क्या है कि चाइना को इस पूरे इसमें कि मिडिल ईस्ट के अंदर जब तनाव बढ़ता है, तो उनको क्या है कि उनके हथियार बिकेंगे, तमाम चीजें। अच्छा, उनके जो इकोनॉमी है उसका साइज भी बहुत बड़ा है, अगर आप में से देखें, और हाँ, प्रोड्यूसर कंट्री है। हमारा क्या है कि हमारा जो कुछ भी दुनिया में कहीं मच्छर भी मर जाए, तो हमारी मार्केट जरूर प्रभावित होती है। उनका तो क्या है कि वो जो तेल का खरीदे वो रशिया से खरीद लेंगे, उनको तो किसी की परवाह नहीं है। अब भी ईरान से खरीदते ही हैं। आप ईरान से खरीदते थे, आपका बंद करा दिया। आप रशिया से सस्ता खरीदते थे, वो बंद करा दिया। तो चाइना अपना नीति खुद निर्धारित करता है, आपकी नीति कहीं और से निर्धारित होती है। तमाम सैंक्शंस और ये वो, चाइना तो परवाह नहीं करता। अब भी ईरान से खरीद रहा थे, 60% ईरान का तेल अब भी चाइना ही खरीद रहा है। उस पर हाँ, भी इम्पैक्ट होगा, उस पर भी इम्पैक्ट होगा अगर ये हॉर्मूज बंद होता है, लेकिन उसके पास दूसरे रूट है, वो ले लेंगे। तो चाइना की इकोनॉमी का जो साइज इतना बड़ा है, वो एक सेल्फ रिलायंट की तरफ बढ़ता है। वो अमेरिका की परवाही नहीं करता, जो मर्जी है तुम करते हो। उनको बस एक झटका तब लगा था, जब आपको ध्यान होगा, जब टैरिफ वार और वो सारी स्थिति हुई थी। तो उसमें क्योंकि सारा एक्सपोर्ट का मामला है, प्रोडक्शन ओरिएंटेड कंट्री है, तब उनको बड़ा नुकसान हुआ था। लेकिन वो फिर इमीडिएटली रिकवर भी हो गए थे, अगर आपको ध्यान हो तो। जैसे ही सैंक्शन उसमें रिलीज हुआ, वो सारे का सारा वापस उनका आ गया। तो ये बेसिक फर्क है बाकी मार्केट्स का और चाइना की मार्केट हम्म ये लेकिन इसमें एक एक एंगल और भी है। अभी आपने होर्मुज की बात की थी, होर्मुज स्ट्रेट की कि बंद हो सकता है। मैं आपको एक ताजा खबर दे दूं, जो खबर अभी मिल रही है कि ईरान की संसद ने होर्मुज स्ट्रेट बंद करने का प्रस्ताव पास। सुबह चर्चा चल रही थी। हाँ, पास। ईरानी संसद में प्रस्ताव पास हो गया होर्मुज स्ट्रेट बंद। अब होर्मुज स्ट्रेट बंद होगा बिना बंद हुए। अब देखिए मंगल को क्या होगा। सोम की शुरुआत तो ऐसे हुई है, अभी अंत बचा है, लेकिन मंगल कैसा होगा। होर्मुज स्ट्रेट, भारत में डेली की खपत जो है तेल की, वो करीब करीब 6 से 6.5 मिलियन बैरल की है। 6 से 6.5 मिलियन बैरल, जिसमें 1.5 से 2 मिलियन बैरल, 2 मिलियन बैरल उसी होर्मुज स्ट्रेट से आता है। सीधा अगर हम परसेंटेज में कहें तो भारत में कच्चे तेल का 40% होर्मुज स्ट्रेट से आता है। कई जगह 20-25% था, लेकिन लगातार क्योंकि होर्मुज स्ट्रेट पर हम लोग और डीप देखने की कोशिश कर रहे हैं समझने की। 40% तेल होर्मुज स्ट्रेट से आ रहा है और 50% गैस होर्मुज स्ट्रेट से आ रहा है। पूरी दुनिया में जो ऑयल का ट्रेड है, उसका 20 से 25% के बीच होर्मुज स्ट्रेट से, 20-22% होर्मुज स्ट्रेट से। लेकिन पूरी दुनिया का 20-22% है, भारत का तेल 40 और गैस 50%। प्रस्ताव पास हो गया। परेशान तो अमेरिका भी होगा, फ्रांस भी होगा, ब्रिटेन भी होगा। लेकिन मैं बार बार, हम लोग जो भी चर्चा न्यूज लॉन्चर पे करते हैं, हमको अमेरिका की परेशानी से और ब्रिटेन की और फ्रांस की परेशानी से नहीं लेना देना है। अपने घर में इतना हो कि हम दूसरे की परेशानी देख पाए। अभी जो हालत देश के है, भारत के लिए कितना चिंताजनक है। और भारत की विदेश नीति, कहीं ईरान से कुछ इस पर कोई बात करने लायक है भारत की बात करेगा कि भाई साहब होर्मुज से हमारा बड़ा नुकसान, थोड़ा सा देखो, हम लोग तो भाई भाई हैं, कहीं है उस लायक। नहीं, उसमें क्या होगा आशीष भाई, इससे केवल भारत नहीं, पूरा यूरोप भी प्रभावित होगा, तमाम देश प्रभावित होंगे। चाइना के पास चूंकि तमाम वो चीजें हैं कि वो किसी की परवाह नहीं करता, तो वो केवल थोड़ा बहुत बच सकते हैं। और अगर हॉर्मुज स्ट्रेट लंबे समय तक बंद रहता है, मान लीजिए, और जो जिसकी संभावनाएं हैं, क्योंकि चाइना के उसके ईरान के पास एक इफेक्टिव कदम वही है।
अमेरिका को प्रेशर में लाने का और पूरे वेस्ट को प्रेशर में लाने का। तो वो तो निश्चित तौर पे बंद करेंगे। अब उसका फॉल आउट इंडिया के ऊपर सबसे जबरदस्त होने वाला है। 80 के आसपास $79.35 तो आज हो गया है करीब सुबह। इसका पूरा एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि ये $90 तक जा सकता है, और $90 तक जाएगा तो भारत का जो सारे का जो डॉलर की कीमत, सबसे पहले तो रुपए की कीमत डाउन होती है उससे, क्योंकि हमारा एक्सपोर्ट उस तरह इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का जिस तरह का बैलेंस है, नंबर 1। नंबर 2, हमारा जो ओवरऑल टैक्सेशन का जो रिजीम है, जिस तरीके की महंगाई है, आप देखिए जब $65 पे रहा तब भी देश की जनता को तो ₹1 का फायदा मिला नहीं। आज भी वही रेट हिंदुस्तान के लोगों को पेट्रोल और डीजल का मिलता है जो 90, 95 और $100 के टाइम था। वही ₹1 भी नहीं घटाया, ₹1 का पैसा नहीं घटाया। जब अपने भारत लगातार रशिया से सालों तक, 1 डेढ़ साल तक लगातार उसने सस्ता तेल खरीदा, खरबों रुपए उसके जो अपने A2 है, दोनों ने खूब कमाए, खरबों रुपए कमाए। वहां से कच्चा तेल लाते, यहाँ पे रिफाइन करते और पूरे यूरोप को बेचते, क्योंकि यूरोप डायरेक्ट रशिया से नहीं लेता था। तो आप सोचिए, रशिया ने भारत के लिए सस्ते तेल की ऑफर की, भारत की जनता को ₹1 नहीं मिला, ₹1 का लाभ नहीं मिला। और जो मित्र है A1 और A2, उनको अरबों खरबों डॉलर की बचत होगी सीधी सीधी। तो इस खेल को समझ लीजिए आप बेसिकली, कि वो अब तो चूंकि महंगा होगा, तो महंगाई होते ही जैसे ही क्रूड महंगा होगा तो वो सारा खर्चा का बोझ पड़ेगा मेरे और आपकी जेब के ऊपर, 144 करोड़ इंडियंस की उस पर, क्योंकि इनके पास बहाना है फिर कि तेल कच्चा तेल होगा, हम क्या करें, बजट घाटा बढ़ जाएगा, ये दुनिया भर के कुतर्क। लेकिन इनसे कोई ये नहीं पूछता कि जब $65 था तब आपने रेट क्यों नहीं घटाए, और जब रशिया ने आपको इतना सस्ता तेल दिया तब आप कहाँ गए थे। तो भगत तो आप एक और डायलॉग देते हो ना, आप कई बार बताते हो कि ₹200 का भी तेल खरीदेंगे, पता लगा उसके बाद साइकिल भी नहीं। तो ऐसे लोग जो है बेसिकली वही भक्ति में लीन, और सवाल पूछने की जवाब की इसकी कहीं कोई परंपरा है नहीं। 4-5 महीने में आप हर बार देखते हो, कई अखबारों में खबर छपती है कि तेल के दाम ₹10 तक सस्ते हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक आइडिया लगाते हैं कि भाई अब क्रूड का प्राइस इतना नीचे आ गया तो अब तो घटना चाहिए उस प्रोपोर्शन में। लेकिन घटे कभी 10 पैसे भी नहीं, ये भी आपने देखा। लेकिन जैसे ही रेट बढ़ेंगे तो एक तो आपका इंपोर्ट बिल बढ़ जाएगा, स्वाभाविक है। तो $90, 65 से $90 जाएगा, तो आप सोचिए इंपोर्ट बिल कितना बढ़ जाएगा, उसी प्रोपोर्शन में बढ़ेगा। तो उसकी रियायत भारत की जनता को नहीं मिले, उसको नहीं, उसका जो दंड है वो हम सबको मिलना चाहिए। और फिर देख लीजिएगा, ₹115-120 पेट्रोल बहुत आसानी से अगर $90 पे जाता है, और सारे एक्सपर्ट्स का मानना है कि $90 तक जाएगा जिस दिन हॉर्मुज लंबे समय तक, 2-4 दिन, अगर 5 दिन, हफ्ते 10 दिन बंद रहेगा, तो क्योंकि उसका फिर रूट सारा चेंज हो जाएगा। और भारत के साथ तो एक और होगा, जो भक्तों के ताऊ है वो महंगा तेल इनको चिपकाएंगे और लंबे रूट से चल करके आएगा, वो और महंगा पड़ेगा, क्योंकि उनको तो ट्रेड बैलेंस अपने पक्ष में करना है। तो अमेरिकी तेल महंगा है, दूरी से आएगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज्यादा है, तो भक्तों की बल्ले बल्ले हो जाएगी। भक्त तो यही चाहते हैं कि यहाँ पापा ठीक रहे, वहां ताऊ ठीक रहे, तो पापा ताऊ दोनों ठीक है तो भक्त भी ठीक। आंकड़ा भी नहीं, तो जब आपने कहा भक्तों ताऊ चर्चा की, अभी रूस से तो आयात सबसे ज्यादा था, उस पर भी अब तो कंटेनर नहीं मिल रहे, तमाम दिक्कत आ गई है। अमेरिका से जो तेल आयात है ये करीब करीब 4,39,000 बैरल पर आ गया है। एग्जैक्ट मुझे अगर आंकड़ा शायद दुरुस्त ना हो, क्योंकि मैंने कल की रिपोर्ट कल इस पर देखा था, तो 4,39,000 क्रॉस, मतलब जो पिछले महीने का था उससे करीब 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 70% आयात बढ़ गया है, 70 से 75%। तो अमेरिका के फेवर में ट्रेड बैलेंस करना तो शुरू हो चुका है, ये शुरुआत हो गई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं वो भी दिखा देता हूं जो बीएससी में टॉप गेनर्स हैं और बिकवाली कहां पर है, वो फोटो भी थोड़ा उसको देख करके समझना जरूरी है कि कहाँ कितना नुकसान हो रहा है। कंट्रोल रूम, वो अगर रेडी हो फोटोग्राफ तो ले आइए कि कौन कौन से शेयर कहाँ पर, जैसे जील है, आइडिया फोर्ज है, वीमार्ट है, ये क्या है इसमें, ये थोड़ा सा हेमंत भाई एक बार समझा देंगे। हाँ हेमंत भाई जी, ये बस आज एक्चुअली क्या है, बीएससी पे जो 30 शेयर लिस्टेड हैं उनमें से केवल 5 पॉजिटिव में थे, 25 सुबह मॉर्निंग में नेगेटिव में थे। लेकिन जब हम अभी डिस्कशन के लिए आए तो तब मैं लेटेस्ट देख रहा था, तो ये वो शेयर हैं जो पार्टली थोड़े से गेनिंग की तरफ है, बढ़त है। बाकी सारे शेयरों में लगातार गिरावट की तरफ आज सुबह जब हम ये जब शो शुरू किया उस समय का ये डेटा, 30 में से 25 घाटे में थे, अब थोड़ा सा रिकवर हुई है मार्केट, अब 600 पॉइंट के आसपास नीचे है, सुबह 900 के आसपास नीचे। ये आशीष भाई। अच्छा हटा दीजिए इसको, हटा दीजिए, हटा दीजिए। फाइनल, एक फाइनल कमेंट, क्योंकि अभी आज तो बहुत सारी चर्चाएं हैं,
आज की हैपनिंग्स कल से कम नहीं है, कल से ज्यादा है, क्योंकि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में ये आपात बैठक है। उस आपात बैठक में बहुत सारे हैपनिंग्स हैं। तो चीन का रुख क्या है, रसिया का, उत्तर कोरिया का, वो सब अलग अलग। आर्थिक मोर्चे पर क्या भारत के लिए कोई गंभीर संकट है? युद्ध से दूर रहते हुए, यूएन से दूर रहते हुए, निंदा प्रस्ताव से दूर रहते हुए, टेलीफोन और मोबाइल से दूर रहते हुए, चुनाव प्रचार के पास रहते हुए, आज तो वैसे भी उपचुनाव की सीटों के फैसले आज आ रहे हैं 5 उपचुनाव पर, उस पर भी भाजपा की नजर है। तो चुनाव के पास और बाकी दुनिया से दूर रहते हुए भारत क्या किसी संकट में आ सकता है, आर्थिक संकट? आशीष आशीष भाई, क्योंकि भारत भारत की में अर्थव्यवस्था। एक चीज जोड़ दूं, मैन्युफैक्चरिंग की रिपोर्ट पिछली वाली जो आई थी लास्ट मंथ, उसमें आपने देखा था भयंकर गिरावट है। और एक रिपोर्ट फिर आई है मैन्युफैक्चरिंग पर, वो रिपोर्ट पिछले वाली से भी वर्स्ट है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में और गिरावट हो रही है। तो जब हमारा इंफ्रा ही एकदम खत्म है, मैन्युफैक्चरिंग खत्म है, तो ये जो हवा में टिका हुआ है मोदी की जादू से, मोदी है तो मुमकिन है, जो हवा में टिकी इकोनॉमी है, इस इकोनॉमी पर ज्यादा थोड़ा सा चिंता होती है, जो हवा में टिकी इकोनॉमी होती है। इसलिए सवाल किया मैं फाइनल। आशीष भाई, हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या होती है, देखिए सबसे ज्यादा भारत में इम्पैक्ट करती है तेल के दाम। इंडिया हम्म, की जो पूरी की पूरी इकोनॉमी है उसकी बैकबोन, और वैसे तो पूरी दुनिया में एनर्जी सेक्टर अपने आप में वो है, लेकिन भारत चूंकि आयात बहुत ज्यादा करता है, जो उसकी जरूरत है उसका 85% से ज्यादा तेल, कच्चा तेल आयात करता है। तो तेल की मार्केट में अगर भारत में $1 भी रेट बढ़ता है तो वो भी इम्पैक्ट करता है। अभी तो आप देख रहे थे लगातार 65 से $67 के आसपास क्रूड लगातार लंबे समय से स्टेबल था। अब ये 79.35 पे ऑलरेडी चला गया है। तो एक हम्म, तरीके से आप देखेंगे 10 से 12%, 15% तक का हाइक ऑलरेडी हो गया। तो हम्म, उसमें तो क्या होता है कि आपके पुराने ऑर्डर्स होते हैं, पुराने रिजर्व्स होते हैं, काम चल जाएगा। लेकिन अगर ये हार्मूज लंबे समय तक बंद रहेगा तो फिर तो प्राइसेस स्काई रॉकेटिंग, और वो ट्रेंड हम्म, बन जाएगा ऊपर की तरफ। जब आपको फ्रेश ऑर्डर्स तो करने ही पड़ेंगे ना। और हम्म, ट्रंप लगातार बाजू बरोड़ देके हमारा तेल खरीदी, उनका महंगा भी है और क्वालिटी भी उतनी अच्छी नहीं है। उसके बावजूद भी ट्रेड डील है, तो उनका ट्रेड बैलेंस करना है आपको। अमेरिका को तो ग्रेट अगेन मोदी बुलाए बढ़ाएंगे ना, और तो कोई बना नहीं रहा। हमारी नीतियां ही बना रही है उनको, मेक हम्म, अमेरिका ग्रेट अगेन। तो उसमें क्या है कि जो बेसिकली फिस्कल डेफिसिट हमारा बहुत तेजी से बढ़ता है, रुपया लगातार कमजोर होता है, और ओवरऑल इकोनॉमिक जो रिकवरी चल रही थी एक तरीके से, वो कहीं ना कहीं इंपैक्ट होगी। बजट घाटा बढ़ जाएगा, रुपए की कीमत लगातार कमजोर होगी, उससे फिर सारी चीजें जुड़ी हुई, प्रोडक्शन की कॉस्ट बढ़ जाएगी, जो बिक्री है मार्केट के अंदर वो प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगी कंपनी की। तो ये सारी की सारी चीजें आपस में कहीं ना कहीं ऑयल प्राइसेस से भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली नहीं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और भारत में आप लगातार देख रहे हैं कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है, जो भारत के अंदर एफडीआई है, वो कई दशकों का सबसे निचले स्तर पे है इस समय। तो ओवरऑल हमारी प्रोडक्शन, जो आपने उद्योगपतियों के 16 लाख करोड़ माफ किए, तो वो उस पैसे को उन्होंने लगाया नहीं, वो घर बैठ के लेके क्यों? क्योंकि डिमांड नहीं है मार्केट में। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर लगातार नीचे की तरफ जा रहा है, आंकड़े लगातार निराश करने वाले। तो ओवरऑल जो स्टिमुलस दिया जाना चाहिए, वो स्टिमुलस की कमी है। जो आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी है, जो वित्त मंत्री है, वो उसको इकोनॉमिक पॉलिसी को तमाम सिद्धांतों पर इंटरनेशनल हालात के हिसाब से ट्वीक करता है। आप ये है तो उसका तुरंत ये रेमेडी कर ले, ये रेमेडी कर ले। वो हमारे यहाँ कोई गुंजाइश किसी मंत्री के पास है नहीं। वो मोदी जी का जो इकोसिस्टम है वो करता है, 3-4 लोग जो बैठे हैं, कहीं से कोई इशारा आएगा उस हिसाब से। अमेरिका ने बाजू मरोड़ी तो तेल का ऑर्डर वहां कर दिया, नहीं मरोड़ी तो रशिया से सस्ता लेके बाहर बिकवा दिया। तो ये सारे बेसिकली हम सरकार नहीं चला रहे। मोदी जी 11 साल से इस देश में प्रॉफिटियरिंग करवा रहे हैं, A1 और A2 की। वो आपने तेल के मामले में भी देखिए, हर जगह देखिए। हम्म, जब उद्योगपतियों के 16-16 लाख करोड़ माफ, किसी गरीब का माफ हुआ हो, किसी किसान का माफ हुआ हो, बता दीजिए आप। केवल और केवल जो कॉर्पोरेट्स है उन्हीं के कर्जे माफ होते हैं, उन्हीं का सारा वो है। तो उसमें फायदा ये होना चाहिए कि अगर कर्ज माफ हुआ है तो वो उस पैसे को इन्वेस्ट करें। वो इन्वेस्ट नहीं कर रहे, सबसे बड़ी समस्या है। इन्वेस्ट कहाँ करें, डिमांड ही नहीं है, नया इन्वेंशन कोई है नहीं। तो ये सारी चीजें बेसिकली भारत की इकोनॉमी को कहीं ना कहीं स्टैंड स्टिल पे ले जा रही है, क्योंकि ना तो कोई विजन है और ना कोई ड्राइविंग फोर्स है उसके पीछे। उसके पीछे कुछ है तो बस मोदी के, शाह के और निर्मला सीतारमण के कुतर्क है कि रुपया कमजोर नहीं हुआ, डॉलर मजबूत हो रहा है। आप बताइए क्या हम्म, करेंगे? आपने प्याज की कीमत का सवाल पूछा, उन्होंने कह दिया प्याज खाती ही नहीं। तो कितने साधारण जवाब देते हैं, तो औसत दर्जे के। लेकिन वो उन लोगों के हाथ में इस देश की कमान है। तो देश के भक्तों को मुबारक हो, मैं आप तो क्या ही कर सकते हैं उसमें। हम तो केवल हम्म। अवेयरनेस का पुट डाल सकते हैं ये स्थिति।
चलिए इसको कुतर्क लेकिन नहीं कहा करिए, इसको कहिए थेथरई। आम भाषा में पब्लिक समझ पाए। कुतर्क कुतर्क नहीं, कुतर्क पहले जमाने में होता था, ये थेथरई है। कुतर्क तर्क के जवाब में आता है, और थेथरई एक तरफा होती है, वन साइडेड होती है, कि सामने तर्क रहे न रहे हम थेथरई करके जाएंगे। तो थेथरई है विशुद्ध। और दुनिया में ये जो संकट पैदा हो रहा है, ये साम्राज्यवादी और पूंजीवादी ताकतों का ऐसा कॉकटेल है। साम्राज्यवाद और पूंजीवाद दोनों का कॉकटेल है। साम्राज्यवाद और पूंजीवाद का इस कॉकटेल ये इतना खतरनाक है, इसमें इतना नशा है कि आम आदमी, गरीब आदमी और डेमोक्रेटिक वैल्यूज में विश्वास रखने वाला है, ये सब के सब इस कॉकटेल की एक घूंट भी पिएंगे तो नाली में गिरे मिलेंगे, और करीब करीब वहीं पर अब नजर आ रहे हैं। डेमोक्रेटिक वैल्यूज, आम आदमी, गरीब आदमी, ये सब के सब। सावधान रहिए, सतर्क रहिए, चौकन्ने रहिए। ये क्राइम शो नहीं है, लेकिन फिर भी अब कहना पड़ता है कि सावधान रहिए, सतर्क रहिए। इजाजत दीजिए हमें, हम फिर आते हैं, खबरें बहुत सारी हैं वो लेकर के। धन्यवाद हेमंत भाई, नमस्कार।